हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है एम लक्ष्मीकांत का जो 6th एडिशन है उसका चैप्टर हम 14 डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा इसका 4th पार्ट रहने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 पार्ट डिस्कस कर लिया। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेंट्रल रिलेशंस बिटवीन लेजिस्लेटिव सेंट्रल रिलेशन स्टेट, यानी कि आप ये समझिए कि इससे पहले की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। आर्टिकल 245 से लेकर के जो 255 तक के बीच की बात रखी गई थी, जो कि किस बारे में बात करता है, सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर रिलेशंस के बारे में बात करता है। फिर हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वो क्या किया था, जो 200 आर्टिकल 256 से लेकर के 263 तक की जो बात रखी गई है वो किसके लिए रखी गई है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है उसके बारे में बात रखी गई। ये दोनों चीज हमने 3 वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज हम फाइनेंशियल रिलेशंस डिस्कस करेंगे जो कि हमें सेंट्रल और स्टेट के बीच में देखने को मिलता है। अगर हम इसकी बात करें तो आर्टिकल 268 से लेकर के 295 तक हमें ये देखने को मिलता है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल रिलेशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो डिस्ट्रीब्यूटिंग होता है टैक्स रेवेन्यू, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सेंटर के द्वारा कुछ ग्रांट्स इन एड्स दिए जाते हैं स्टेट को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनेंस कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर किस तरीके से सेंटर और स्टेट के द्वारा बोरो किए जाते हैं, कुछ पैसे जो पैसे बोरो किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इंटर गवर्नमेंट टैक्स इम्यूनिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इमरजेंसी के ड्यूरेशन में जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो हमें फाइनेंशियल रिलेशंस देखने को मिलता है उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम कुछ टेंशंस हो जो है स्टेट और सेंट्रल के रिलेशन में उसको भी डिस्कस करेंगे। और जो हमारा 5th पार्ट होगा इसी वीडियो का, जिसमें ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन और जो कमिटीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इससे पहले हमने एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। और चैप्टर 1 से लेकर के आपको 11 तक जो कि एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट पार्ट है उसको आपका एक टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्लास 6 से लेकर के 11th क्लास की जो दोनों बुक है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों कंप्लीट की जा चुकी है। ये भी आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और संडे संडे जो हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 1995 से लेकर के 2021 तक में जो भी प्रीलिम्स में पूछेगा उसमें से हमने एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न ये तीनों कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा चल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट। लास्ट संडे हमने 1995 के क्वेश्चंस को और 1996 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एस यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा था। इस संडे हम 1997, 1998 और 1999 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन, जो कि है हमारा फाइनेंशियल रिलेशंस। और ये हमारी जो चैप्टर 14 है उसका लेक्चर नंबर कौन सा, ये 4 है, यानी कि 4th पार्ट है। अब सबसे पहले ये समझिए, जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर आर्टिकल किसके अंदर रखे गया, आर्टिकल 268 से लेकर के 293 तक पार्ट 12 में रखा गया। फ्रेंड्स, जो अभी हमने जो इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था उसमें मैंने आपको आर्टिकल 295 कहा था, तो वो 295 नहीं, एक्चुअली में 293 था, वो एक मिस्टेक हो गया था। तो आप इसको करेक्ट करके 293 कर सकते हैं। तो आर्टिकल 268 से लेकर के 293 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 है उसमें क्या रखा गया है कि फाइनेंशियल रिलेशंस कैसा होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, उसके बारे में बात कही गई है। अगर हम बात करते हैं एलोगेशंस ऑफ द टैक्सेशंस के बारे में, तो इसमें क्या है कि पार्लियामेंट उन सब्जेक्ट पे टैक्स कलेक्ट कर सकता है जो कि यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। सिमिलर उसी तरीके से जो स्टेट लेजिस्लेचर है उन्हीं सब्जेक्ट पे टैक्स इंपोज कर सकता है जो कि स्टेट लिस्ट पे आते हैं। तो इस तरीके से क्या है, दोनों यानी कि सेंट्रल और स्टेट इस तरीके से अपना क्या करते हैं, तो टैक्स एलोगेशंस करते हैं।
अगर हम बात करते हैं जो 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 कि हमारा कंकरेंट लिस्ट था, जिसमें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, उसी तरीके से क्या है, सेंट्रल और स्टेट कंकरेंट लिस्ट से क्या कर सकते हैं, टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर वही पे बात करते हैं, जैसे रेसिडेंस जो हमारा रेसिड्यूरी पावर है ऑफ टैक्सेशन इज द विशिष्ट इन द पार्लियामेंट, यानी कि जो कराधान की जो कराधान की जो अविशिष्ट शक्तियां वो किसके पास है, संसद के पास है, वो सेंट्रल के पास, वो सॉरी स्टेट के पास नहीं बल्कि किसके पास देखने को मिलता है, हमें सेंट्रल के पास देखने को मिलता है। फिर वहीं पे बात करते हैं जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑन द टैक्सेशन पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि आप ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर टैक्स से रिलेटेड कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, किसके लिए, स्टेट के रिगार्डिंग में। पहला रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, जो जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर है, वो किसी भी प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट से सालाना कितना 2500 पर एनम से ज्यादा वो टैक्स नहीं ले सकता। दूसरे रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, तो जो जो स्टेट के द्वारा जो टैक्स इंपोज किए जाते हैं, वो सिर्फ सेल और परचेस ऑफ गुड्स पे होंगे, जो जैसे कि अदर देन जैसे कि न्यूज़पेपर। लेकिन स्टेट जो टैक्स इंपोज पावर है उसके पास, जो राज्य के पास टैक्स इंपोज करने की जो पावर है, वो क्या है, सेल्स टैक्स ऑन द सब्जेक्ट टू 4 रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो स्टेट के पास टैक्स इंपोज करने का जो पावर है, उसमें 4 रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिलता है। पहला रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, तो राज्य के द्वारा टैक्स इंपोज नहीं किया जा सकता उस सेल और यानी कि सेल और परचेसिंग में जो कि भारत यानी कि प्ले आउटसाइड क्या हो, स्टेट हो, यानी कि स्टेट के बाहर जो भी सेल्स और परचेजेस किए जा रहे हो, उस पे स्टेट नहीं कर सकता, तो उस पे टैक्स इंपोज नहीं कर सकता, पहला, यानी कि आप समझिए कि आपका पहला रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा रिस्ट्रिक्शंस में क्या है कि उस टैक्स यानी कि जो स्टेट है उस जगह पे भी टैक्स इंपोज नहीं कर सकता उस सेल और परचेस पे, जो कि कोर्स ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हो या इंपोर्ट किए जा रहे हो, तो उस पे जो स्टेट है, स्टेट के द्वारा टैक्स इंपोज नहीं किया जा सकता है उस प्रोडक्ट पे। तीसरे रिस्ट्रिक्शंस की बात करते तो जो हमारे स्टेट है, टैक्स नो टैक्स कैन इम्पोज ऑन अदर सेल और परचेज टेकिंग प्लेस और द कोर्स ऑफ इनर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, यानी कि अगर आप बात कीजिए इनर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के बीच में भी क्या है कि मतलब राज्य के द्वारा टैक्स इम्पोज नहीं किया जा सकता, ये हमारा तीसरा रिस्ट्रिक्शन है। चौथे रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, जो पार्लियामेंट के द्वारा जो इम्पोर्टेंट यानी कि स्पेशल इंपॉर्टेंस किसी चीज को दिया जाता है, तो उस पे भी क्या है कि जो हमारा स्टेट है वो क्या नहीं कर सकता, टैक्स इंपोज नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से क्या है कि 4 तरीके की रिस्ट्रिक्शंस रखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो हमारा जो स्टेट है वो टैक्स इंपोज नहीं कर सकता है। फिर वहीं पे बात करते हैं, स्टेट कैन नॉट इम्पोज टैक्स ऑन द सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस कंज्यूम्ड बाय द सेंट्रल और सोल्ड द सेंट्रल कंज्यूम्ड, यानी कि आप ये समझिए स्टेट उस इलेक्ट्रिसिटी की बिक्री पे भी यानी कि सेल पे भी टैक्स नहीं लगा सकता है जो सेंटर के द्वारा खरीदी जा रही हो। फिर सेंटर उस इलेक्ट्रिसिटी पे यानी कि आप बात कर सकते हो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब पे भी क्या नहीं कर सकती है, टैक्स इंपोज नहीं कर सकती, उस पे सिर्फ पार्लियामेंट, वो भी तब जब उस यानी कि हम बात करते हैं वो भी किसके द्वारा, इस पे जो टैक्स इंप्लीमेंट किया जाएगा वो किसके द्वारा स्टेब्लिश किया जाएगा, वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा, और रेगुलेटिंग फॉर डेवलपमेंट। अगर हम बात करते हैं जैसे कि इनर स्टेट रिवर है, तो उस पर क्या नहीं कर सकती, तो स्टेट क्या है वो टैक्स इंपोज नहीं कर सकती, ये इसके लिए सिर्फ कौन है, तो पार्लियामेंट ही कर सकती है। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं किसके, कि स्टेट उस पर टैक्स इंपोज नहीं कर सकता। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेशन, यानी कि किस तरीके से टैक्स का जो रेवेन्यू है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी कि बांटा जाएगा किसमें, स्टेट और सेंटर के बीच में। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 268 है, वो क्या कहता है कि टैक्सेस आर इम्पोज्ड बाय द सेंटर बट आर कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएट बाय द स्टेट। The proceeds under this form part of consolidated fund of the state, example stamp duty और exercise duty। यानी कि आर्टिकल 268 ये कहता है
कि केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन उसको जो कलेक्ट किया जाता है राज्य के द्वारा एकमात्र विनियोजित किए जाते हैं। ये आर्टिकल 268 में रखी गई है। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या बात रखेगी, स्टैंप ड्यूटी और एक्सरसाइज ड्यूटी। यानी कि आप ये समझिए किसके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, कलेक्ट तो किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, लेकिन इसको इम्पोज किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल के द्वारा। वहीं पे बात करते हैं आर्टिकल 269 क्या कहता है। आर्टिकल 269 ये कहता है कि टैक्स आर लेव्ड ऑन एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल बट असाइंड टू द स्टेट। जैसे कि कर केंद्र द्वारा लगाए गए और एकत्रित किए जाते हैं, लेकिन वो किसको दे दिए जाते हैं, स्टेट को दे दिए जाते हैं। यहाँ पे क्या था कि भाई कलेक्ट स्टेट के द्वारा दे किया जाता है, लेकिन वो दिया किसको जाता है, सेंटर को। और यहाँ पे क्या था कि भाई कि कलेक्ट सेंटर के द्वारा किया जाता और लेकिन दिया किसको दिया जाता है, स्टेट को दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, टैक्सेस ऑन द सेल और परचेस ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर। फिर जैसे कि बात कर सकते हैं कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। और वो पैसे कहाँ से निकल के आते हैं, वो निकल के आते हैं कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया से, यानी कि कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ द स्टेट से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो उसमें क्या कहा गया है कि टैक्सेस आर लिवेड एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल बट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ये बात रखी गई है आर्टिकल 270 में। इसमें यह कहा गया है कि जो भी टैक्स सेंटर के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा वो स्टेट और सेंटर दोनों में क्या होगा, बांटा जाएगा। जिसमें कि क्या होगा, 60% सेंटर रखेगा और 40% स्टेट को दिया जाएगा, यानी कि 60-40 का रेशियो रहेगा। तो ये किस में कहा गया, ये आर्टिकल 270 के अंदर कहा गया था। और इसमें जो टैक्स के मैटर में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसके द्वारा यानी कि प्रिस्क्राइब्ड किया जाएगा, वो किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके रिकमेंडेशंस पे, तो फाइनेंस कमीशंस के रिकमेंडेशंस पे। ये बात किसके अंदर रखा गया है, 270 के अंदर रखा गया है। अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट कैन एनी पॉइंट कैन लेवी द surcharge on the taxes duty refund on the article 269 and 270 such produce by the surcharges go to यानी कि exclusively to the center। यानी कि इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया है कि संसद किसी भी बिंदु पर अनुच्छेद 269 270 में क्या है, जो निर्देशित कर और शुल्क पर क्या है, अधिभार लगा सकते हैं। यानी कि आप कर सकते हैं टैक्स ऑन टैक्स। सर चार्जेस का मतलब क्या होगा, टैक्स ऑन टैक्स। और उस कंडीशंस में जो सर चार्जेस यानी कि टैक्स ऑन टैक्स जो है उसका पैसा किसके पास जाएगा, वो जाएगा पार्लियामेंट यानी कि सेंटर के पास। फिर टैक्स लिव्ड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट। यानी कि आप ये समझिए राज्यों द्वारा लगाए गए और एकत्रित किए गए जो कर है उसको बात कीजिए बनाए रखे गए कर जो है ये विशेष रूप से राज्यों से संबंधित कर है। ये राज्य सूची में शामिल है। उदाहरण के लिए जैसे हम बात कर सकते हैं एग्रीकल्चर, या अगर हम बात करते हैं एल्कोहल पे जो टैक्सेस लगाए जाते हैं। इसीलिए आपको हर स्टेट में क्या है, एल्कोहल की प्राइस या हम बात कर सकते हैं पेट्रोलियम की प्राइस वो क्या है, अलग अलग देखने को मिलेगा। इस पे सिर्फ स्टेट ही क्या कर सकता है, टैक्स इंपोज कर सकता है और टैक्स कलेक्ट कर सकता है। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू पे क्या, जिसपे स्टेट क्या नहीं कर सकता, उस पर टैक्स इंपोज नहीं कर सकता, सिर्फ सेंटर के द्वारा ही टैक्स इंपोज किया जाता है और टैक्स रेवेन्यू किया जाता है, जिसमें कि टैक्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जैसे कि आप बात कीजिए पोस्ट और टेलीग्राफ, रेलवे, बैंकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, फिर फाइनेंस और करेंसी, सेंट्रल पब्लिक सेंटर इंटरप्राइजेस, ये सब ऐसे लिस्ट है जिसमें क्या है, सेंटर के द्वारा ही टैक्स इंपोज किए जाते हैं और ये नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं। ये क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर वहीं पे बात करते हैं स्टेट के लिए भी है। स्टेट जैसे कि बात करते हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशरीज, स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ये सब किस पे, ये सिर्फ ये किसके अंदर आते हैं, स्टेट के अंदर आते हैं। यानी कि ये कुछ ऐसे, अगर हम बात करते हैं ऐसे मेजर सोर्सेस है जो कि किसके अंदर आते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट के अंदर में आते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट। अगर हम ग्रांट इन एड टू द स्टेट की बात करते हैं, इसमें मतलब है कि सेंट्रल के द्वारा स्टेट को क्या दिया जाता है, पैसा दिया जाता है।
तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशंस में किस बारे में कॉन्स्टिट्यूशंस कहता है कि ग्रांट इन एड्स टू द सेंटर फ्रॉम द सेंट्रल रिसोर्सेस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस में इस बात को रखा गया है कि यानी कि केंद्र के द्वारा क्या है, राज्य को कुछ ग्रांट्स इन एड्स प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये ग्रांट एंड एड्स कितने टाइप्स में रखे गए, दो टाइप्स में रखे गए। पहला टाइप रखा गया है स्टैच्यूटरी ग्रांट और दूसरा रखा गया है डिस्क्रेटरी ग्रांट। अगर हम स्टेशनरी ग्रांट की बात करते हैं, ये अंडर आर्टिकल 275 के अंदर आता है और इसमें कहा जाता है कि पार्लियामेंट टू मेक ग्रांट टू द स्टेट विच आर नीडेड ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड नॉट टू एवरी स्टेट। यानी कि आर्टिकल 275 ये कहता है कि सेंट्रल स्टेट को ग्रांट दे सकता है जिस स्टेट की जैसी रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो हर राज्य के लिए नहीं होगा। वो जिस राज्य की जरूरत है सिर्फ उसी राज्य को दिया जाएगा, उसी स्टेट को दिया जाएगा। तो ये किस में बात रखी गई, ये रखा गया आर्टिकल 275 के अंदर। फिर ये भी कहा गया कि जो स्टैच्यूटरी ग्रांट है वो हर एक स्टेट के लिए क्या है, अलग अलग होता है। और वो कहां से दिया जाता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल करके दिया जाता है हर साल। फिर दिस आर गिवन टू द स्टेट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, यानी कि स्टेट को कितना ग्रांट दिया जाएगा वो किसके रिकमेंडेशंस के बेस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फाइनेंस कमीशंस के रिकमेंडेशंस के बेस पे कि भाई स्टेट को कितना जो हमारा जो हमारा क्या स्टेचुनरी ग्रांट है वो कितना दिया जाएगा। अब बात करते हैं किसके बारे में, डिस्क्रेशनरी ग्रांट के बारे में। डिस्क्रेशनरी ग्रांट का मतलब होता है कि जब सेंटर के द्वारा वो अपने विवेक का यूज करके, विवेक मतलब कि वो अपने नॉलेज अपने बुद्धि का यूज करके जब स्टेट को कुछ ग्रांट्स देता है। ये बात रखी गई है आर्टिकल 282 के अंदर। यानी कि आप बात इसमें ये समझिए कि जो इम्पावर ऑफ द बोथ सेंटर एंड स्टेट टू मेक एनी ग्रांट ऑफ फॉर एनी पब्लिक पर्पस, यानी कि इसमें इस सेंटर के द्वारा जो स्टेट को ग्रांट्स दिए जाते हैं वो किसके लिए दिए जाते हैं, पब्लिक पर्पस के लिए दिए जाते हैं, इवन इफ इट इज नॉट विद इन अदर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। यानी कि आर्टिकल 282 ये कहता है कि केंद्र और राज्य दोनों किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए क्या है, अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही यह उनकी विधायी क्षमता के भीतर ना आता हो। और इसमें क्या है, केंद्र अपनी विवेक के अधीन में क्या करेगा, राज्य को पैसा देगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरीके की ग्रांट्स की बात रखी गई है। अदर ग्रांट की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड कराता है एक टेम्पोररी ग्रांट फॉर द स्पेसिफिक पर्सन पर्पस के लिए, जैसे कि ग्रांट्स फॉर स्टेट फॉर आसाम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। क्यों, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है किसकी, जूट और जूट की बनी हुई प्रोडक्ट के लिए। फिर वहीं पे बात करें दिस ग्रांट वेयर टू बी, जब संविधान यानी कि जब ये 10 साल के लिए होगा, यानी कि कितनी इसकी जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 10 साल होगा। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड रिकमेंडेशंस जो भी फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशंस दिया जाएगा, उसके बाद जो भी उनको ग्रांट्स दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। यानी कि फाइनेंस कमीशन जितना रिकमेंडेशंस करेगा अदर ग्रांट्स के अंदर सेंट्रल स्टेट को उतना पैसा देगा। और इसमें स्पेशल किस स्टेट के नाम रखी गई है, आसाम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के बारे में। यानी कि आप ये समझिए कि ये अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर क्या है, संविधान के प्रारंभिक से 10 वर्ष के अधिक के लिए दिए जाने थे। अब बात करते हैं हम फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग। आर्टिकल 280 क्या प्रोवाइड करता है कि ये एक क्वाइजाई जुडिशियल बॉडी है। क्वाइजाई जुडिशियल बॉडी का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे आपका, कि भाई राज्य और केंद्र यानी कि अर्ध न्यायिक न्यायिका के लिए क्या है, प्रदान करता है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में या उससे पहले भी किया जा सकता है। जैसे कि बात कीजिए निम्नलिखित मामलों पर राष्ट्रपति को सिफारिश करना क्या हो जाता है, इसमें आवश्यक हो जाता है। जैसे कि केंद्र और राज्य के बीच में साझा किए करों की शुद्ध आय का वितरण, फिर राज्य के बीच में आवंटन ऐसी आयोग से संबंधित हिस्से होते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, सिद्धांत जो अनुच्छेद 275 के अनुसार सहायता अनुदान तय करेंगे। यानी कि प्रिंसिपल विच शुड डिसाइड द ग्रांट इन एड एट द एज अ पर आर्टिकल 275।
इसमें क्या कहा गया है कि राज्य वित्त आयोग की जो सिफारिश के आधार पे क्या है, राज्य को जैसे कि पंचायतों और जो नगर पालिका के संसाधनों को पूरा के लिए क्या है, राज्य से संचित निधि को बढ़ाने की आवश्यकता उपाय दी गई थी। फिर राष्ट्रपति द्वारा इसे निर्देशित कई अन्य मामलाएं थे। Some bill can be introduced in parliament only on the recommendations of the president, so on the protect the financial interest of the state। यानी कि राज्य के वित्त हित की रक्षा के लिए क्या है, विधेयक कुछ विधेयकों की राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जा सकता है। जैसे कि अ बिल विच इम्पोज और वेरियस एनी टैक्स ऑन ड्यूटी इन विच आर इंटरेस्टेड। यानी कि एक बिल जो किसी भी कर या शुल्क को लगाता है या बदलता है जिसमें क्या है वो राज्य रुचि रखते हैं। दूसरे में क्या रखा गया, एक टैक्स विधेयक जो आयकर से संबंधित अधिनियमों के परियोजनाओं के लिए क्या है, परिभाषित कृषि शब्द जैसे अर्थ को क्या करता है, वो बदलता है। तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया, तीसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि एक विधेयक जो उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिसके आधार पर धन राज्य को वितरित किया जा सकता हो। चौथे पॉइंट में कहा गया एक राज्य के उद्देश्य के लिए किसी भी निर्देशित कर या शुल्क पर कोई अधिभार लगाता हो। तो इन कंडीशंस में क्या है कि इसमें क्या है, तो आप यह समझ सकते हैं कि राज्य की जो वित्त हितों की रक्षा के लिए क्या है, विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर क्या है, संसद में इन्हें इन कारणों से क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। अब बात करते हैं बोरिंग बाय द स्टेट एंड सेंटर। यह बोरिंग का मतलब हो जाता है एक तरीके से उधार लेना। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो पैसे कहां से बोरो करते हैं, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बोरो करते हैं, और साथ में ही वो क्या करते हैं, कुछ गारंटीज देते हैं, लिमिटेड फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट, विद इन लिमिटेड फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। सिमिलर उसी तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पैसे कहां से बोरो करते हैं, वो भी करते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिस तरीके से हमारा सेंट्रल बोरो करता है, सिमिलर उसी तरीके से हमारा स्टेट भी बोरो करता है। केंद्र सरकार की किसी भी राज्य ऋण, यानी कि आप ये समझिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैन मेक लोन्स एनी स्टेट फॉर एनी गारंटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लोन राइज्ड बाय द एनी स्टेट। यानी कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य को क्या है, लोन दे सकती है, यानी कि ऋण दे सकती है, या किसी राज्य द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में गारंटी भी वो दे सकती है। इस तरह के ऋण देने के उद्देश्य से क्या है, आवश्यक कोई भी राशि भारत में समेकित कोष पर आधारित है। यानी कि किस पे आधारित है, वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बेस पे आधारित है। अ स्टेट कैन नॉट राइज एनी लोन विद द कंसिस्ट ऑफ द सेंटर। यानी कि कोई राज्य केंद्र की सहमति के बिना कोई भी ऋण नहीं ले सकता है। यदि केंद्र द्वारा राज्य के को दिए गए ऋण का कोई हिस्सा अभी बकाया हो या जिसके संबंध में केंद्र के द्वारा गारंटी दी गई हो। अब बात करते हैं किसके बारे में, इंटर गवर्नमेंटल टैक्सेस इम्यूनिटीज, यानी कि अंतर सरकारी कर की उन्मुक्ति। यानी कि जैसे देखिए, केंद्र की संपत्ति को राज्य या राज्य के भीतर किसी भी प्राधिकारिक जैसे कि नगर पालिका, जिला बोर्ड या पंचायत आदि द्वारा लगाए गए सभी करों से क्या है, छूट दी गई। यानी कि आप ये समझिए कि स्टेट के अंदर जितने भी जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, कोर्ट्स, पंचायत, इन सब पे क्या सिर्फ स्टेट ही क्या कर सकती है, टैक्स कलेक्ट कर सकती है। इसे सेंटर के अधीन नहीं रखा गया, यानी कि पार्लियामेंट इस पे टैक्स रेन्यू नहीं कर सकती। फिर राज्य की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट दी गई है। हालांकि यदि संसद इसके लिए भी चाहे तो क्या कर सकते हैं, प्रावधान करती तो केंद्र राज्य के वाणिज्य संचालन पर क्या कर सकते हैं, कर लगा सकता है। एक राज्य के भीतर स्थिति या स्थानीय अधिकारों की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से भी क्या रखा है, छूट नहीं दिया गया। तो ये हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, ये सारी चीज हमें देखने को मिलता है इनर यानी कि इंटर गवर्नमेंटल टैक्सेस इम्यूनिटीज के अंदर। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे। यहाँ पे दो इमरजेंसी की बात रखी गई है, एक नेशनल इमरजेंसी और दूसरा रखा गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या है, प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकता है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशंस बिटवीन सेंटर और स्टेट के रिगार्डिंग में। अगर दूसरे पॉइंट क्या है, सच मॉडिफिकेशंस ऑफ कंटिन्यूस टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इमरजेंसी केसेस टू
ऑपरेट, यानी कि इस तरह से संशोधित वित्तीय वर्ष के अंत तक क्या है जारी रखा जा सकता है आपातकाल को संचालित बंद, तब तक जब तक आपातकाल क्या हो बंद ना हो जाए। अगर दूसरी इमरजेंसी जो कि हमारी फाइनेंस इमरजेंसी जो कि अभी तक नहीं लगाई गई है हमारे देश में, फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब कंट्री के पास करेंसी यानी कि आप बात करें पैसे ना हो अपनी कंट्री को रन करने के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं श्रीलंका के, श्रीलंका इसलिए श्रीलंका में इसलिए तख्ता पलट हमें रिसेंटली देखने को मिला क्योंकि वहां पे करेंसी यानी कि सरकार के पास पैसे नहीं थे। जब सरकार के पास पैसे खत्म हो जाते हैं अपनी कंट्री को चलाने के लिए, तब क्या लगा दी जाती है सेंट्रल के द्वारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसमें केंद्र सरकार यानी कि केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है कि वित्त, यानी कि आप ये समझिए कि इसमें सेंटर क्या है स्टेट को डायरेक्शंस दे सकता है, एब्जॉर्व कर सकता है कि भाई आपके यहाँ पे जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या जितने भी जो एम्प्लॉयर्स है आप उसकी सैलरीज में क्या कर सकते हो कुछ कम कर सकते हैं, आप अपना बजट कुछ कम कर सकते हैं। या स्टेट जैसे कि हम बात करते हैं सैलरी और अलाउंसेस, फिर उसी तरीके से बात कर सकते हैं सेंट्रल स्टेट की जो मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है उसको क्या कर सकता है कंसाइडर टू द प्रेसिडेंट, यानी कि उसको प्रेसिडेंट के पास रिजर्व रख सकता है। कब? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का टाइम। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब ये है कि भाई अब देश के पास पैसे नहीं है स्टेट को कंट्री को चलाने के लिए, तो इसलिए वो क्या कर सकता है अपने स्टेट का जो अपना फाइनेंशियल बिल है या जो मनी बिल है उसको क्या कर सकता है प्रेसिडेंट के पास रिजर्व रख सकता है। अब बात करते हैं कुछ टेंशन्स हमें देखने को मिलते हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में। जैसे कि जो मॉडिफी यानी कि जो बात करते हैं मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति और बर्खास्त का जो तरीका है उसके रिगार्डिंग में हमें क्या है सेंट्रल और स्टेट में काफी ज्यादा टेंशन्स देखने को मिलता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सेंट्रल और वेस्ट बंगाल का। फिर बात करते हैं अगर हम बात करते हैं राज्यपालों की जो भेदभाव पूर्ण और पक्षपात की जो भूमिका रहती है उसके वजह से भी क्या है सेंटर और स्टेट के बीच में हमें एक टेंशन देखने को मिलता है। फिर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दलगत हितों के लिए क्या है राष्ट्रपति शासन का लगा देना। जैसे कि कभी कभी क्या होती है मोस्ट ऑफ स्टेट में क्या लगा दी जाती है स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाती है, जिसकी वजह से भी क्या है स्टेट और सेंट्रल के रिलेशंस में हमें काफी टेंशन देखने को मिलते हैं। फिर डिप्लॉयमेंट ऑफ द सेंट्रल फोर्सेस इन द स्टेट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सेंट्रल फोर्स को स्टेप डिप्लॉयड कर देना। फिर रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल फॉर द कंसिडरेशंस फॉर द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के विचार अर्थ राज्य विधेयकों के आरक्षण के लिए। फिर बात करते हैं किसके बारे में डिस्क्रिमिनेशन इन अ फाइनेंशियल अलाउंसेस टू द स्टेट, यानी कि राज्यों के बीच में जो फाइनेंशियल अलाउंसेस का जो डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है उसके वजह से भी क्या है स्टेट और सेंट्रल के बीच में हमें कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ इंडियन सर्विस, जैसे कि आपका आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया और आईएफएस हो गया। आईएफएस का मतलब वो यहाँ पे है आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो कि 1996 में हमारे ऑल इंडिया सर्विस में ऐड किया गया था। फिर बात करते हैं यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मीडिया फॉर द पॉलिटिकल पर्पस, यानी कि जितने भी जो इलेक्ट्रिक मीडिया है राजनीतिक पर्पस से यूज करना। फिर बात करते हैं राज्य सूची पर केंद्र द्वारा अतिक्रमण। तो इन सब की वजह से क्या है हमें एक टेंशन देखने को मिलता है किसके बारे में, किसमें स्टेट और सेंट्रल के रिलेशंस के बीच। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, और इससे पहले हमने एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन और उससे भी पहले हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था। जो कि अगर हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 245 से 255 तक, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करते हैं 256 से लेकर के 263 तक, और जो हमारा फाइनेंशियल रिलेशन था वो कहां से कहां तक था 268 से लेकर के 293 तक। तो मुझे उम्मीद है आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। जब अगर कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसी का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जो कमीशन है उसको डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब हम अपना आगे यानी कि तब हम अपना चैप्टर डिस्कस करेंगे, और कल हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम
अपना चैप्टर 15 डिस्कस करेंगे जो कि है इनर स्टेट रिलेशन। यहाँ पे सेंटर और स्टेट रिलेशन बात की डिस्कस किया था। नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टेट टू स्टेट जो रिलेशंस देखने को मिलते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।